गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आज बहुत दिनों के बाद फिर दो बातें पहले आप लोगों से करनी है। ये लंबा समय चला कोरोना के विषय में, आपका जो है जानकारी अब कुछ अधूरी नहीं रह गई है। आप इसको पूरा जान भी चुके हैं और आप अब तक बचे हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई भी। लेकिन हमारा पढ़ाई लिखाई भी नहीं रुकना चाहिए, ये एक चिंता बनी हुई रहती है। इसलिए न किसी माध्यम से हम लोग शायद जुड़े हुए भी हैं, चाहे वो आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कुछ विद्यालय में चल रहा है। मैं मानता हूं कि अगर जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां अगर थोड़ा कुछ हो रहा है तो बेहतर है। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज अभी है कि खुद को हम कैसे बचा लें, सुरक्षित कर लें। हमारी पढ़ाई थोड़ी सी कमजोर हुई है, हम लोग एजुकेशन से दूर हो गए हैं। लेकिन इसी बीच में एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल आपके घर में है, लगभग आजकल सभी बच्चों के पास उनके पेरेंट्स के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है, तो संभव है कि अगर कुछ ना कुछ अगर आप कहीं देखते रहते हैं तो आपका जहां कुछ नहीं हो रहा वहां थोड़ा सा कुछ होगा। मेरा ये कंटेंट जो भी हम डालते हैं कितना अच्छा होता है बुरा होता है शायद इसके बारे में हम जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हिस्से की भी थोड़ा सा जो है जिम्मेवारी निभाते हैं। हम अपने प्रयास, अपने संस्थान की तरफ से एक छोटा सा प्रयास करते हैं, शायद हमारे बच्चों को इससे थोड़ा सा लाभ हो जाए जहां कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत कुछ गणित में बताया जा चुका है और आज का जो कंटेंट है वो क्या है, एक वृत्त के ऊपर है। कुछ सवाल आ रहे थे कि वृत्त में नहीं बन पा रहा है एक्सरसाइज में, तो सबसे पहले मेरा ये कहना हुआ कि आप पहले वृत्त को समझिए। वृत्त में क्या कुछ होता है, अगर आप उसको समझ जाइएगा, उसका सारा फॉर्मूला अगर आपके सामने होगा तो संभव है आप कोशिश करेंगे तो घर में भी गणित उसका लेसन बनेगा। तो एक मेरा आज प्रयास है वृत्त पर। सबसे पहले देखिए आपके सामने में अभी जो ये बना हुआ आकृति है, इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये जो आकृति है, तो वृत्त का मतलब देखिए एक लाइन हम ऐसे भी बना सकते हैं, घेरा हुआ है, गोल है, दोनों मिला हुआ है। तो हम जब वृत्त की बात करेंगे तो एक नियमित रेखा है। ये नियमित का मतलब उसके पैटर्न में कोई अंतर नहीं है शुरू से लेकर के अंत तक, तो एक नियमित है। ये स्ट्रेट लाइन भी आप इसको नहीं कह सकते हैं, ये कर्व है। क्या है, एक वक्र रेखा है, कर्व कह सकते हैं आप इसको इन इंग्लिश। तो एक इस तरह की जो आकृति, बंद आकृति है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर्किल का, आप देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा जब भी आप देखते होंगे तो पूरा इसी शेप में रहता होगा। जिस समय भी सूर्य तो हमेशा इसी तरह रहता है, लेकिन चंदा मामा थोड़ा सा कभी कभी आगे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये भी गोल हो जाते हैं। तो ये सर्किल को हम पहले जान तो लें क्या है। तो सबसे पहले इसके जो सारे जो घेरे हैं, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, क्या देते हैं, परिधि। परि मतलब चारों तरफ, ठीक है। तो जो चारों तरफ घेरे हुए को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहें लेंगे, परिधि कह लेंगे, जिसको कि आप सरकमफ्रेंस कहते हैं इन इंग्लिश, ठीक है। तो आप इस घेरे को जो इसका सब जो आप हमेशा कभी त्रिभुज का परिमाप निकालते आए हैं, चतुर्भुज का भी आप परिमाप निकालते आए हैं, तो आप मान सकते हैं कि ये वृत्त का परिमाप हो गया। ये वृत्त की परिमिति भी आप इसको कह सकते हैं, परिधि भी कह सकते हैं आप इसको, वृत्त का परिमिति भी कह सकते हैं, जो हमेशा 2πr से दर्शाई जाती है। ये वृत्त का परिधि क्या हो गया आपका, 2πr। वृत्त की परिधि 2πr से डिनोट करते हैं। लेकिन वृत्त में आखिर जब हम इसको बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक सेंटर होता है, सेंटर से एक इक्वल रेडियस में हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये रेडियस और जब इसको हम सरकमफ्रेंस से मिलाते हैं तो ये सेंटर और ये जो सरकमफ्रेंस के बीच की जो दूरी होती है, ये जो सेंटर है, सर्किल का सेंटर है, इस सेंटर से जब हम इसको मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हमारा त्रिज्या है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, रेडियस, इसलिए हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे इसको आर से। तो ये क्या है, त्रिज्या है। लेकिन अगर हम इस सी के सेंटर मतलब वृत्त के केंद्र से होकर के फिर इधर और एक सीधा रेडियस अगर मिला दें, त्रिज्या मिला दें,
तो ये रेडियस और ये रेडियस, दैट मीन्स अगर एक सीधा लाइन यहां से यहां देखा जाए तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं इसको। इन इंग्लिश इसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम डी से सूचित करेंगे। तो ये अब आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या इसमें बहुत सारे डायगोनल्स हो सकते हैं, क्या इसमें बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, सॉरी। अब देखिए ये भी एक लाइन है, यहां भी एक लाइन है, ये भी दोनों किनारों को छू रहा है। तो क्या ये जो, और अभी मान लीजिए हम इसको हम ए बी से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका सी डी है, ये आपका ई एफ है। क्या सी डी और ई एफ भी इस वृत्त का डायमीटर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायमीटर उस भी जिस सर्किल की हम बात कर रहे हैं, अगर वो सेंटर से होकर के जा रहा है, बहुत सारे डायगोनल्स, एक नहीं, इसमें अनंत बहुत सारे संख्या में आप इसको डायगोनल्स दे सकते हैं, लेकिन जाना कहां से होगा सबको? सेंटर से। अगर वो सर्किल के सेंटर से होकर अगर दोनों किनारों को छू रहा है तब वो क्या है, डायमीटर है। अदरवाइज अगर वो सेंटर को नहीं छू रहा लेकिन दोनों किनारों को छू रहा है तो इसको हम लोग, एक टर्म है जीवा, इसको क्या कहते हैं, ये जीवा है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोड। ये जीवा है, ये आपका डायमीटर नहीं है, ये जीवा है। तो आप अभी तक डायमीटर को समझ गए होंगे, जो सर्किल के सेंटर से जाता हुआ दोनों अगर परिधि के दोनों किनारों को छूने वाली रेखा क्या कहलाती है, डायमीटर। और सिर्फ केंद्र से अगर परिधि को छू रही रेखा है तो क्या है आपका, रेडियस। इसमें अनंत रेडियस हो सकते हैं, बहुत सारे, और सभी आपस में इक्वल होंगे। चाहे जितना भी इसमें आप रेडियस डाल दीजिए, सभी रेडियस क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे। तो किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होगी। इसके जितने भी सारे जो डायगोनल्स हम जो सेंटर से होके जाएंगे वो डायगोनल्स हैं, ये सभी इक्वल होंगे, समान होंगे। तो ये तो सामान्य जानकारी है। तो अभी आपने देखा कि हम त्रिज्या को किससे डिनोट किए, ये त्रिज्या हमारा क्या था, आर था। व्यास को हमने क्या दिखाया, व्यास को आप हमेशा डी से करेंगे। परिधि आपका 2 पाई आर है। तो क्या इसका कोई हम एरिया भी निकाल सकते हैं क्या? अगर ये कोई क्षेत्र है, इतना ये जगह छेकता हो तो इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा, और हमको क्षेत्रफल भी निकालना होता है। तो आइए अब हम इसका क्षेत्रफल पर विचार करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये क्या होगा बाबू, इसको हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई में अगर आप त्रिज्या का वर्ग से गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आपने वृत्त का क्षेत्रफल जान लिया, आपने वृत्त की परिधि जान ली, त्रिज्या किसको कहते हैं, व्यास किसको कहते हैं, ये पता हो गया, और ये क्या पता हो गया आपको, एक जीवा पता हो गया। लेकिन इतना से क्या मेरा काम चलेगा? नहीं, हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स जानकारी हो गया। हम सर्किल को समझ चुके हैं। सर्किल कहते किसको है, सर्किल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या भाग होते हैं, इससे आप परिचित हो चुके हैं। लेकिन जरा सा थोड़ा सा इस फिगर में बहुत कुछ जंबल्स हो गया है, हम थोड़ा सा एक और इसको मिटाते हैं। क्योंकि आपने सब कुछ देखा है तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हटा करके इसी सर्किल में और बातें आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं इस सर्किल में कि अभी आपने देखा कि इसको हमने जीवा कहा ना। ये जीवा वृत्त को कितने भाग में बांट रहा है, 2 भाग में, बराबर भाग में नहीं बांट रहा है, लेकिन इसको 2 भाग में तो बांट रहा है। तो जो छोटा सा भाग है जी, इस छोटे भाग को हम लोग लघु खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको आप लघु खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लघु का मतलब छोटा। तो जो इस छोटा सा भाग को हम लोग लघु खंड बोलेंगे। जाहिर है जो बड़ा वाला भाग बचा है उसको क्या कहेंगे, दीर्घ खंड कहते हैं। तो ये बड़ा वाला भाग हमारा क्या हो गया, दीर्घ खंड हो गया। ठीक है, दीर्घ खंड हो गया। कहां देख लेना, दीर्घ खंड ये हो गया। लेकिन सवाल है कि इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। बड़ा सा आसान है। यहां पे सेंटर है, सेंटर से देखिए आपने यहां फिर से त्रिज्या बनाई,
अब गौर कीजिए कि ये जो भाग है ये त्रिज्या खंड है। ये क्या है अभी? ये त्रिज्या खंड है। ये जो भाग है पूरा, ये ऐसा भाग, ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। ये वृत्त का छोटा सा एक खंड है। आप इस कोना को अगर निकाल लीजिए तो क्या हो गया? ये छोटा सा एक खंड हो गया, इसको कहते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या के द्वारा बना गया खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं। अगर ये इतना सिर्फ है, इसको हम चाप बोलते हैं। लेकिन देखिए जरा सा, इसमें अगर एक त्रिभुज भी क्रिएट हो रहा होगा, गौर कीजिएगा, तो हमको लघु खंड अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको त्रिज्या खंड ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा हमको? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। दिस इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री कीजिएगा, तब जाकर के आपका ये पूरा का एरिया निकल गया। अभी आपने क्या निकाला? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लेकिन अगर आपको सिर्फ लघु खंड यानी आपको इतना का ही निकालना हो, तब आप क्या करते हैं कि त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज को ही हटा देते हैं। बचा ये कितना बचेगा? अगर हम इस त्रिज्या खंड से इस त्रिभुज को हटा दें तो क्या हमारा सिर्फ लघु खंड बचा? तो अगर हमको लघु खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, यदि हमको लघु खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर थीटा तो पूरा हो गया, 360 से भागा दे देंगे और इसमें घटा देंगे किसका? एरिया ऑफ, इसको हम क्या करते हैं? ओसीडी। घटाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीडी। आप इस त्रिभुज को हटा दीजिए, चाहे त्रिभुज जैसा भी हो। ये अगर ये एंगल 90 हो जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से इसका निकालेंगे। अगर समबाहु है तो उसका क्षेत्रफल। ये जिस भी प्रकार का ट्रायंगल हो, हम इसका एरिया निकाल करके अगर हम इस त्रिज्या खंड में से इसको घटा देंगे, हमारा लघु खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब लघु खंड को क्या कीजिए? आप पूरे वृत्त में से लघु खंड निकाल दीजिएगा तो किसका बचेगा? दीर्घ खंड का। तो अगर आपको दीर्घ खंड निकालना है, अगर आप दीर्घ खंड निकालना चाहते हैं का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल। अगर हम पूरे वृत्त में से लघु खंड निकालिए तो क्या बचा? दीर्घ खंड बचा। तो अब इसी तरह के सवाल आपसे आएंगे कि लघु खंड का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, दीर्घ खंड का निकालिए। और इसमें से जो आपको कुछ थ्योरम्स होंगे, आप 9th क्लास में जाकर अगर वृत्त को पढ़ते हैं, इसमें से कुछ थ्योरम्स तय करके किसके कुछ क्या बेसिक्स हैं। देखिए आपने अभी क्या देखा? ये जीवा था, कोई डाउट? आपने यहां देखा एक सेंटर है। तो अगर आप सेंटर से अगर इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, आप अगर वृत्त के केंद्र से अगर सामने वाले जीवा पर अगर एक लंब डालते हैं, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। वो जीवा को कितने भाग में बांटेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसको साबित करने के लिए आइए आपको हम सबसे पहले बता चुके होंगे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। क्योंकि हमने कह दिया हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना हो कि एक त्रिभुज, यहां 2 त्रिभुज बना है कि नहीं बना है? आपने लंब डाला है, ये तो श्योर है। तो ये दोनों कोण तो 90 डिग्री के होंगे ही होंगे। अब बताइए कि क्या हमने अभी जस्ट नहीं बताया था कि त्रिभुज की दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी? दोनों क्या, इसमें अगर जितने भी त्रिज्या बने सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बताइए इस त्रिभुज में ये भुजा को हमको करना था अभी, तो ये और ये बराबर। और देखिए तो जरा सा ये जो रेखा है, मान लीजिए इसका ये वो है, हम इसको एन कहते हैं नॉर्मल को। ON जो भुजा है, क्या दोनों त्रिभुज में शामिल नहीं है? तो क्या ये दोनों के लिए अलग अलग नाप देगा कि एक ही नाप देगा? तो ये उभयनिष्ठ हो गया, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई आपस में, और ये कोण 90-90 भी आपस में बराबर हो गया। तो आपको नहीं लगता कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया?
हम सर्वांग सम बताए होंगे। कौन सा अब गृह से आप भुजा, कोण भुजा भी देख सकते हैं। अगर राइट एंगल 90 डिग्री हो गया है, देखिए इसको अगर आप कर्ण मानते हैं तो कर्ण भी बराबर हो गया, यानी RHS ये वो भुजा आपका क्या हो गया, ये ON इक्वल टू ON हो गया। ये अगर ON ये और ये 90 अगर ये दोनों त्रिभुज में अगर बराबर है, एक 90 डिग्री का कोण समकोण बराबर है, उसका हाइपोटेनस कर्ण बराबर है, उसकी कोई एक भुजा अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सभी अंग से समान। तो क्या सभी अंग से समान है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों का बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मेरा जो कहना था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, इससे आप सहमत आप हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा कि ये गलत है। इसको आपने साबित कर दिया कि क्या करता है, जीवा को ये दो बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है। इसी से संलग्न एक बात आपको और जान लेना होगा कि देखिए अब हम इस रेखा को यहां मिलाते हैं, जीवा ही है, इसको भी हम यहां मिलाते हैं। देखिए तो यहां एक कोण बना है ना, और एक कोण यहां भी बना है ना। हमेशा इसका संबंध होगा कि इस कोण का हाफ ये होगा। किसी भी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। इस जीवा के द्वारा, कौन जीवा, जो EF आपका अभी दिख रहा है, ये जीवा के द्वारा जो आपने कोण केंद्र पर बनाया, एक कोण कहां बना, केंद्र पर, और एक कोण कहां बना, इसके परिधि पर। ये कोण जो क्या होते हैं, इसके ये आधे होते हैं, इसके ये दुगने होंगे, जाहिर बात है। एक नियम आपको ये होगा, इस पर से भी कुछ कोण का दुगना है। तो एक बात और आप इसमें जोड़ लीजिए कि अगर ये व्यास होता, अगर ये व्यास है और इसके द्वारा अगर आपने यहां पे कोई कोण बनाया, आप और भी कोण बना सकते हैं, आप और भी तो कोण बना सकते हैं। ये सारे कोण एक्चुअली जहां भी, चाहे वो व्यास बनावे चाहे कोई जीवा बनावे, जीवा के द्वारा जितना सारा कोण होगा वो सब आपस में इक्वल होगा। व्यास के द्वारा भी बना कोण इक्वल होगा, लेकिन इसका एक अलग वैल्यू होगा। ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। वृत्तार्ध का कोण, वृत्तार्ध यानी जो आपका व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण है, वो हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। वो समकोण बनाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि अगर किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण का संबंध क्या होता है, हाफ या डबल का संबंध है। और जब भी व्यास के द्वारा कहीं कोण बनेगा परिधि पर, वो जितने सारे कोण बनेंगे, चाहे वो जीवा पर भी जितने सारे कोण बनेंगे, आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर वृत्तार्ध के द्वारा बने गए हैं तो ये क्या होंगे, ये सभी समकोण होंगे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी हो गया। तो अगर इतना कुछ आप अगर समेट लेते हैं वृत्त में, तो हमको लगता है कि वृत्त में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर परेशानी हुई भी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।